नमस्कार। कैसे हैं आप? ये तो हम सभी जानते हैं कि योग हम सबके लिए कितना ज़रूरी है। चाहे महिला हो या पुरुष, बच्चे हो या बड़े, सभी के जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है आज के समय में योग। आज का जो समय है वो प्रतिस्पर्धा और भागदौड़ का है। ऐसी लाइफस्टाइल में हमें योग को अपनाना बहुत ज़रूरी है और ये हमारे जीवन का ये कह सकते हैं कि हमारे रूटीन का एक आवश्यक अंग बन चुका है। तो योग सभी को करना चाहिए, ये तो हम सब जानते हैं। तो क्यों ना बुजुर्गों को भी योग करवाया जाए। बुजुर्गों के लिए ये कहा जाता है कि जब ज़्यादा एज हो जाती है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन्हें योग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मसल्स बढ़ती उम्र में कमजोर होती जाती है। तो जब मसल्स कमजोर होती है तो किसी भी तरह का कोई व्यायाम, एक्सरसाइज उन्हें नहीं करना चाहिए। अक्सर उन्हें ये कहा जाता है कि ज़्यादा उम्र हो गई है, भगवान का नाम लें, किसी भी तरह का कोई ऐसा जो फिजिकली एक्टिविटी, एक्सरसाइज ना करें। तो ऐसा कहकर उन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उन्हें योग के लिए मोटिवेट नहीं करते या प्रोत्साहित नहीं करते। तो आज के हमारे सेशन में हम बुजुर्गों के लिए कौन कौन से आसन जो हम हल्के फुल्के उन्हें बताएंगे, जो कर सकते हैं आसानी से, वो बताएंगे कि क्यों ना बुजुर्गों को भी योग करवाया जाए। क्योंकि बुजुर्गों को इस अवस्था में योग करवाने का बहुत अच्छा प्रभाव उनके ऊपर देखने को मिलेगा। बढ़ती उम्र में कई बीमारियां घेरने लगती हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। तो हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज, बीपी और भी बहुत सी बीमारियां धीरे धीरे घेरने लगती हैं। प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती उम्र के साथ कम होती है और ये बीमारियां हमें आसानी से घेरने लगती है। तो जब बढ़ती उम्र में भी अगर हम योग आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो इन बीमारियों से तो निजात पा सकते हैं, साथ ही हम स्वस्थ भी रहेंगे और तनाव से दूर भी रहेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो बात करते हैं आसनों की। कौन कौन से आसन इस अवस्था में कर सकते हैं। सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम से करेंगे, क्योंकि हल्के फुल्के आसनों से शुरुआत करें। इस अवस्था में ज़्यादा हम जो कह सकते हैं एडवांस वो नहीं कर सकते, ना ही करना चाहिए शुरू में। धीरे धीरे अगर अभ्यास अच्छा होता जाए तो आप उसमें आगे कर सकते हैं। सूक्ष्म क्रिया के अभ्यास के लिए हम टॉप टू टो बॉडी के सभी जॉइंट्स के लिए करते हैं, जिससे कि आपका एक तरह से वार्म अप हो जाता है योगासन करने से पहले और सारे जॉइंट्स भी रिलीज हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। किसी प्रकार का कोई तनाव या अकड़न उनमें नहीं रहता। तो करके देखते हैं। सबसे पहले हम नेक से स्टार्ट करेंगे। गर्दन के मूवमेंट के लिए आप बिल्कुल सीधा बैठे। अगर आपसे नीचे बैठा जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं। जिस भी पोज में आप कंफर्टेबल हैं उसमें बैठे। तो सीधा बैठ के आप नेक का मूवमेंट करेंगे। श्वास लेते हुए नेक अप एंड डाउन करेंगे। श्वास लेते हुए नेक अप, श्वास छोड़ते हुए नेक डाउन। श्वास लेते हुए नेक राइट में या लेफ्ट में आप अपने हिसाब से करें। श्वास छोड़ते हुए सेंटर। वापस दूसरी तरफ करेंगे। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए सामने। ये 2 तरह के मूवमेंट मैंने आपको बताए हैं। ये शुरुआत में 3 बार, 5 बार, 7 बार अपनी क्षमता से करें, फिर धीरे धीरे नंबर आप बढ़ा सकते हैं। श्वासों के साथ अगर शुरुआत में नहीं किया जाता है तो कोई बात नहीं, आप शुरू में नॉर्मल करें। जब अच्छा अभ्यास हो जाए तो आप श्वासों के साथ करें। धीरे धीरे करने से अभ्यास अच्छा होता जाएगा और ये बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। अब करते हैं नेक का अगला मूवमेंट। नेक के अगले मूवमेंट के लिए रोटेशन करना होता है। बिल्कुल धीरे धीरे नेक को घुमाएं। यहाँ आप आंखें बंद भी करके रख सकते हैं या खोल के भी रख सकते हैं। किसी किसी को आंखें बंद करने के बाद चक्कर फील होता है तो वो आंखें खोल के करें। एक डायरेक्शन में करने के बाद आप दूसरी डायरेक्शन में करें। शुरुआत 2 राउंड, 3 राउंड, 5 राउंड वो भी अपनी क्षमता से ही आप पसंद करके करें। जितना आप कर सकते हैं उतना करें, जबरदस्ती ना करें। शुरुआत में 3-3 बार भी करना बहुत फायदेमंद रहेगा। ये तो हो गई नेक की बात। अब हम चलते हैं हाथों पे। हाथों को सामने खोलें। सबसे पहले फिंगर्स के लिए करेंगे हल्का हल्का सा, जैसे हम कोई सामान या चीज पकड़ते हैं ऐसा मूवमेंट करेंगे। 5-6 बार कर ले। अब मुट्ठी बंद करने का करेंगे। एक बार अंगूठा अंदर, एक बार अंगूठा बाहर। 5-6 बार ये करने के बाद हल्का हल्का मुट्ठियों को रोटेशन।
ये सभी जॉइंट्स की करने के सूक्ष्म क्रिया करने में ये भी फायदा रहता है कि गठिया का रोग जो कि इस समय होता है या होने के चांसेस होते हैं वो हमारे दूर हो जाते हैं। ये हमारी कलाई के जॉइंट के लिए है। आप एक एक हाथ को कर सकते हैं और फिर दोनों हाथों से बिल्कुल धीरे धीरे आसानी से जितना आप कर सकते हैं। यहीं से हाथों को सीधा करें। ये हमारी एल्बो के लिए होता है। 4-5 बार और फिर साइड में हाथों को करके 4-5 बार इधर से बिल्कुल धीरे धीरे। यहीं से हम एल्बो रोटेशन करेंगे। धीरे धीरे गोल गोल घुमाना है। शुरुआत में एल्बो से एल्बो टच नहीं हो तो कोई बात नहीं। अब यहीं से अपोजिट डायरेक्शन में भी करना है। 3-4 राउंड काफी। ये तो हमारे एल्बो जॉइंट्स के लिए हुआ। अब शोल्डर जॉइंट्स के लिए बैठे बैठे आप धीरे धीरे शोल्डर्स को एक डायरेक्शन में और यहीं से दूसरी डायरेक्शन। ये हमारे हाथों के जॉइंट्स के लिए हो गया। कमर के जॉइंट्स के लिए हम या तो बैठे बैठे भी ट्विस्ट कर सकते हैं या खड़े होके भी कर सकते हैं। तो शुरुआत में कुछ समय तो आप बैठ के करें, उसके बाद जब अभ्यास हो जाए तो खड़े होके वाला भी कर सकते हैं। वो मैं आपको आसनों में बताऊंगी। अभी मैं आपको बैठ के बता रही हूँ। बैठ के अगर आप चेयर पे बैठे हैं या वज्रासन में बैठे हैं या किसी भी आसन में बैठे हैं कोई समस्या नहीं है, बैठे रहें। एक हाथ को पीछे या आप यहाँ पर भी रख सकते हैं और दूसरी तरफ आप जितना घूम सकते हैं पीछे घूम जाए और फिर थोड़ी देर रुक सकते हैं, वापस धीरे से सामने। अब दूसरा हाथ लगाएं घुटने के पास में और इस हाथ से इसको इधर की तरफ प्रेस करना है। दूसरा हाथ आप कमर पे रख सकते हैं और पीछे जितना आसानी से आपसे घूमा जाया जाता है उतना घूम जाए। फिर सामने। अब हम करेंगे पैरों का। पैरों के लिए सीधा रखें, पैरों के सामने करें। थोड़ा सा पैरों को शेक करें, इससे आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। जो पैरों में सुन्नपन हो जाता है इस अवस्था में, कहीं थोड़ी देर बैठने के बाद ही पैर सुन्न होने लगते हैं और बिल्कुल हिलते ही नहीं है, ऐसे लगता है जैसे करंट सा लग रहा है, कुछ चुभ रहा है, तो वो सभी से दूर होते हैं। पैरों की अकड़न भी आप ये रोज अगर करते हैं तो इससे दूर होती है। 5-7 मिनट आप ये कर सकते हैं अपनी क्षमता से। थोड़ी देर करने के बाद अब बिल्कुल सीधा अब मूवमेंट करेंगे पैरों की उंगलियों का, अंदर बाहर थोड़ा थोड़ा करें। इसके बाद एक बार अंदर करके रोक के रखें 10 सेकंड कम से कम और फिर एकदम से छोड़ दें। इससे आपके पूरे पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है। वापस एक बार करके बताती हूँ। पैरों को बिल्कुल अंदर कॉन्ट्रैक्ट, फिंगर्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, थोड़ी देर रोक के रखेंगे यहाँ पे और फिर धीरे से देना, तो ब्लड सर्कुलेशन पैरों का अच्छा होगा। अब दूसरा हम करेंगे एक एक पैर को आगे, एक एक पैर को पीछे। रोटेशन करेंगे एक डायरेक्शन में और फिर दूसरी डायरेक्शन। ये हमने पैर के पंजों का किया है। अब हम नी का करते हैं। नी का करने के लिए पैर को एक पैर को बेंड करना है, थाइस के नीचे से पकड़ के पैर अप करना। जितना आसानी से आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं करें, क्योंकि इस उम्र में जोड़ों में दर्द भी बहुत ज्यादा होता है, तो ये एक्सरसाइज करने से आपको आराम मिलेगा। अब इसको रोटेशन करना है अप एंड डाउन के बाद और फिर दूसरी डायरेक्शन में रोटेशन करना है। दोनों डायरेक्शन में करने के बाद अब आप दूसरे पैर से भी यही करेंगे। पहले अप एंड डाउन किया, आप इसे दीवार के सहारे भी कर सकते हैं अगर ज्यादा देर ना बैठा जाए तो। रोटेशन किया, दूसरी डायरेक्शन में किया। ये हमने घुटनों के लिए किया है। अब हम जब हमारा हो गया है कि पूरी बॉडी का सूक्ष्म योगा, जो हमारा सूक्ष्म क्रिया है, सूक्ष्म व्यायाम है, वो हमारा हो चुका है। अब हमारी बॉडी तैयार है आसनों के लिए। तो चलते हैं कुछ आसन करने की तरफ। कौन से आसन हम करें जिससे कि हम
फिट रह सके। आसनों में सबसे पहले करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार का 1 या 2 राउंड भी काफी है आपके लिए। सूक्ष्म क्रिया करने के बाद आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। उसके बाद कुछ आसन और फिर प्राणायाम। सूर्य नमस्कार के लिए सीधा खड़े हो जाएंगे। पहली स्थिति नमस्कार मुद्रा। दूसरी स्थिति में हाथों को सामने से ऊपर ले जाते हुए पीछे हल्का सा झुके, ज्यादा ना झुके, शुरुआत में इतना काफी है। तीसरी स्थिति में हाथों को सामने से लाते हुए नीचे और आगे की तरफ झुकते हुए हैं। इसमें अगर हाथ नीचे टच नहीं होते हैं मैट के तो कोई बात नहीं, आपसे जितना झुका जाए उतना झुके। सामने भी देख सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं फोरहेड को नीज की लगाने। यहाँ पे शुरू में आप घुटने बेंड कर सकते हैं अगर आप और नीचे जाना चाहते हैं तो। यहीं से चौथी स्थिति में आने के लिए एक पैर को पीछे करना है, उसको लेटा दे बिल्कुल, और आगे वाला पैर बिल्कुल सीधा। शुरू में अगर सीधा नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप लेकिन ध्यान रखें घुटना और एड़ी एक ही लाइन में रहना चाहिए। आपको सामने देखें और पैर दोनों हाथों के बीच में हो, ये भी जरूरी है। ये हमारी चौथी स्थिति है। यहीं से पांचवी स्थिति के लिए इस पैर को भी पीछे ले जाएं। ये दंडासन स्थिति में आ गए। इससे हमारे हाथों को बहुत मजबूती मिलती है। ये हमारा अब हम जाएंगे छठा में। छठी स्थिति के लिए सबसे पहले हम घुटनों को नीचे रखेंगे और फिर धीरे धीरे शोल्डर नीचे लगाएंगे। इसमें आपके पैरों के पंजे, घुटने, दोनों हाथ, चेस्ट और चिन यही टच होते हैं। ये हमारी छठी स्थिति है। सातवीं स्थिति में आने के लिए यहीं से आगे से उठेंगे। हाथों को कोशिश करें हल्का सा बेंड रखें। ये आप अपनी क्षमता से जितना उठ सकते हैं उठें। अब अगली स्थिति है आठवीं। शुरुआत में आप पैरों को मोड़ सकते हैं और जब अच्छा अभ्यास हो जाए तो आप अच्छे से हाथों में गैप करें, जितने आपके शोल्डर के हैं चौड़े, पैरों में भी गैप करें और थोड़ा सा इसमें नीचे सिर को झुका के रखें। अगर बीपी पेशेंट है, बीपी की प्रॉब्लम है तो ज्यादा देर ऐसे ना रहे, थोड़ी देर रह के वापस सीधा हो जाए। ये हमारी आठवीं स्थिति है जो कि दंडासन में है। यहीं से नवीं स्थिति। एक पैर वापस आगे, जो पैर मैं ले गई थी वही पैर में लेकर आई हूँ। ये हमारी नवीं स्थिति है। 10वीं स्थिति के लिए दूसरे पैर को भी आगे लाएं। यहीं से 11वीं और यहीं से 12वीं स्थिति। ये 12 आसनों का किया जाने वाला होता है सूर्य नमस्कार। 12 आसन मिला के एक सूर्य नमस्कार। तो एक पैर से करेंगे तो 12 आसन, दूसरे पैर से करेंगे तो 12 आसन, तो 12-12 24 आसन। सूर्य नमस्कार की ज्यादा डिटेल आपको मेरे आई बटन पे जो लिंक है वहां पे जाके आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप और अच्छे तरीके से सूर्य नमस्कार कैसे किया जाए वो देख सकते हैं। तो बात करते हैं आसनों की। सूर्य नमस्कार हमने किया, सूक्ष्म क्रिया हमने की, अब कौन से आसन करें जो हमारे लिए इस अवस्था में बड़े आरामदायक है। आसनों में करेंगे सबसे पहले ताड़ासन। ताड़ासन के लिए सीधा खड़ा होना जरूरी है। दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, अंगूठे से अंगूठा मिलाएं, सम स्थिति में आप खड़े हो जाएं। हाथों को साइड में खोल लें, हथेलियां ऊपर नमस्कार मुद्रा बना लें। अगर नमस्कार मुद्रा आसान रहता है तो वो बना लें, नहीं तो नमस्कार मुद्रा और फिर इंटरलॉक करके फिंगर्स को हाथों को ऊपर करें। नमस्कार मुद्रा या इंटरलॉक दोनों ही आराम से जो कर सकते हैं वो करें। पीछे से एड़ियां आपको ऊपर करनी है, धीरे धीरे एड़ियां ऊपर करें, जितनी भी आप क्षमता से कर सकते हैं करें। थोड़ी देर यहाँ रुकना है और फिर धीरे से नीचे आना है। ये आप श्वासों के साथ भी कर सकते हैं। श्वास लेते हुए ऊपर, यहाँ आप श्वास रोक सकते हैं या नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं, वो आप अपनी क्षमता से करें। और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है।
यहाँ आप थोड़ी देर रुकेंगे। जब हम श्वास को होल्ड करते हैं या हाथों को जो ऊपर करके एड़ियाँ ऊंची रखते हैं, तो यहाँ पे आप काउंटिंग से रुक सकते हैं, 5 काउंटिंग, 10 काउंटिंग। ये आसन आपके पैरों को मजबूती भी देता है और एकाग्रता भी बढ़ाता है। अगला आसन है हमारा कटी चक्र आसन। दोनों पैरों को इतना खोले जितने आपकी हिप्स की चौड़ाई है। दोनों हाथों को सामने और एक तरफ से हम पीछे होते जाएंगे। तो एक हाथ पीछे और जो दूसरा हाथ है वो अपोजिट हाथ के शोल्डर। आप एक ही जगह खड़े रहें, पैरों को बिल्कुल ना हिलाएं और यहीं से दूसरी तरफ। इससे आपकी कमर पे बहुत अच्छा प्रेशर पड़ता है। धीरे धीरे दूसरी तरफ। डाइजेशन भी आपका स्ट्रॉन्ग होता है इससे। और इस अवस्था में अगर फैट भी है तो वो धीरे धीरे कम होने लगती है। अब धीरे से साथ। ये आप और फिर पैर ज्यादा खोल के दूसरे राउंड में भी आप ऐसे कर सकते हैं। एक बार पीछे और सामने लाके एक बार दूसरी तरफ से। पहले हमने कम पैर खोले हैं, अब हमने ज्यादा पैर खोले हैं। इससे भी हमारी कमर पे और यहाँ की जो फैट होती है साइड की, उसमें इसका बड़ा अच्छा असर दिखता है और ये धीरे धीरे दूर होने लगती है। कुछ आसन तो हमने खड़े होके करेंगे, अब कुछ आसन बैठ के करेंगे। बैठ के करने वाले आसनों में सबसे पहले हम करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठना है। उसके बाद हाथों को आगे से ऊपर करें, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। अगर आपका यहाँ से पूरा नीचे नहीं जाता है तो कोई बात नहीं, आप पिलो का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ आप थोड़ी देर रुक सकते हैं क्योंकि ब्लड का फ्लो सारा सिर की तरफ है। तो हमें यहाँ पे ये आसन करने से मानसिक शांति मिलती है। स्ट्रेस, तनाव, जो भी हमारा डिप्रेशन की समस्या है वो हमारी धीरे धीरे दूर होती है। एक तरह का रिलैक्स आसन है। धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस सीधा बैठ जाए। शशांक आसन की बात करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन के लिए वज्रासन में ही बैठना है। हाथों की मुट्ठी बनाएं, अंगूठा अंदर, फिर उंगलियां मोड़ के मुट्ठी बनाएं। नाभि के दोनों तरफ 1-1 इंच दूर दोनों मुट्ठी लगाएं। श्वास छोड़ते हुए सामने से नीचे झुके। यहाँ से सामने देखना है और यहाँ अगर आप श्वास रोक सकते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो यहाँ पे आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। थोड़ी देर यहाँ रोक के वापस श्वास लेते हुए आप ऊपर उठें। मंडूकासन आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है, आपकी पाचन क्रिया के लिए बहुत फायदेमंद है। पेट की सभी अंगों की मसाज इस आसन से होती है। डायबिटीज वालों के लिए तो ये रामबाण आसन कहते हैं हमसे। तो ये आपके सारे जो पेट के अंग हैं उनकी मसाज के लिए, उनको स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है। अगला आसन है हमारा तितली आसन, बद्ध कोण आसन या बटरफ्लाई पोज। आप कोई सा भी नाम से दे सकते हैं। इसके लिए पैरों को सामने सीधा करें, पैरों को बेंड करते हुए, दोनों पैरों को बेंड करें, पैरों के पंजों को आपस में मिलाएं। अब आपके पैर अगर नीचे नहीं होते हैं, मैट के नहीं टच होते हैं तो कोई बात नहीं, जितना हो सके आप उन्हें ऊपर नीचे करें। दोनों हाथों से आप पैरों के पंजों को पकड़े या फिंगर इंटरलॉक करके भी आप ऐसे रख सकते हैं। जिसमें भी आपको कंफर्टेबल हो वो करें। धीरे धीरे अप एंड डाउन करेंगे पैरों को। ये तितली आसन आपके लिए बहुत फायदेमंद है। एक तो आपके थाइस के लिए बहुत अच्छा है, अगर यहाँ पे फैट है उनके लिए भी अच्छा है, और इससे आपकी लोअर बैक पे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। आप सीधा भी बैठ पाते हैं। इसे अगर आप सीधा नहीं बैठ पाते हैं तो दीवार का सहारा लेके भी आप इसे कर सकते हैं। तो ये जरूर करें। कई बार इसमें जब ये आसन करते हैं तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं और हमारा ऐसे झुकने से इस आसन का हमें पूरा फायदा नहीं मिल पाता। तो कोशिश करें या दीवार के सहारे बैठे या सीधा बैठे, या इसमें दूसरा तरीका है हाथों को पीछे रखें। अब आप इसमें पैरों को अप एंड डाउन कर सकते हैं। गति आप डिसाइड करें कि धीरे करना है या जल्दी जल्दी करना है या तेज करना है। ऐसे करने से
हमें दो फायदे होंगे। एक तो हम सीधा बैठ पाएंगे जिससे हमारे स्पाइन पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। दूसरा, पैरों को अप एंड डाउन करने से खिंचाव हमें हमारे थाइस पे आता है, तो इसके लिए भी हमारा बहुत अच्छा इस पे इफेक्ट पड़ता है। यहाँ के जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी मसाज होती है और यहाँ की जो फैट होती है वो धीरे धीरे कम होती है। तो ये आसन भी हम कर सकते हैं। कुछ आसन हमें लेट के करने हैं, इनके लिए हमें सीधा लेटना है। सीधा लेटने के बाद सबसे पहले करेंगे उत्तान पादासन। एक एक पैर को अप एंड डाउन करें, तो एक एक पैर को ऊपर करें, थोड़ी देर रोकें, वापस नीचे करें, दूसरे पैर को करें, वापस नीचे करें। कुछ दिनों में जब अभ्यास अच्छा हो जाए तो आप दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हैं। दीवार के सहारे लगा के भी आप पैरों को रख सकते हैं। हाई बीपी के लिए ये बड़ा अच्छा रहता है। ये उत्तान पादासन हो गया है। इसके बाद करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए एक पैर को बेंड करें, हम सिंगल पैर से कर रहे हैं, और पैर को बेंड करके छाती पे लगाएं, उठ के नाक को घूमने की लगाएं। जितना आपसे उठा जाता है उतना उठे। इसके बाद दूसरे पैर से भी यही क्रिया करेंगे। एक एक पैर से करने के बाद अगर आपका अभ्यास अच्छा होता है तो कुछ दिनों बाद आप दोनों पैरों से कर सकते हैं। दोनों पैरों को उठा के लाएं, हाथों से इंटरलॉक करके दोनों हाथों को पकड़े, उठते हुए सिर को उठा के लाएं और नाक को घुटनों के पास लाने की कोशिश करें। धीरे धीरे वापस। ये आसन श्वास छोड़ते हुए आपको करना है। श्वास छोड़ते हुए पैरों को आपको अपनी छाती पे लाना है और फिर आपको सिर उठा के नाक को घुटनों के बीच लगाना है और श्वास लेते हुए वापस आप रिलैक्स हो सकते हैं। पवन मुक्तासन, ये आसन आपके पेट के सभी अंगों के लिए बड़ा फायदेमंद है। इस एज में गैस की प्रॉब्लम भी होती है, तो क्योंकि डाइजेशन स्लो होता है तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन, गैस, ये कुछ पाचन क्रियाओं से संबंधित या पेट से संबंधित प्रॉब्लम हमें देखने में आती है। तो पवन मुक्तासन आसन उन सभी बीमारियों को दूर करने में लाभदायक रहता है। तो अगला हम करेंगे पैरों के मूवमेंट से रिलेटेड, जैसे कि साइक्लिंग। एक एक पैर से हम धीरे धीरे कर सकते हैं। हमें दोनों डायरेक्शन में करनी है और फिर अपोजिट। जब अभ्यास अच्छा हो जाए तो दोनों पैरों से करें। हाथों को आप नितंब के नीचे लगा सकते हैं या कमर के नीचे, जिससे कि आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अपोजिट डायरेक्शन में भी करें। सिंगल पैर से शुरू में करें, उसके बाद दोनों पैरों से करें। सभी आसनों को करने के बाद आप अंत में शवासन जरूर करें। सीधा लेट के हाथों को साइड में रखें, हथेलियां आसमान की तरफ, पैरों में थोड़ा गैप रखें, पंजे बाहर, एड़ियां अंदर, और आंखें बंद करके थोड़ी देर इसी अवस्था में रहें। ध्यान लगाएं अपने या तो दोनों आंखों के बीच में जो हमारा बिंदु चक्र है वहाँ पे, या फिर आंखें बंद करके आती जाती श्वासों पे ध्यान लगाएं। शवासन करने से बड़ा रिलैक्स मिलता है। तो जितने भी अभी हमने अभ्यास किए हैं वो करने के बाद जो थकान हो गई है वो भी हमारी इससे दूर हो जाएगी और हमें रिलैक्स फील होगा। ध्यान लगाएंगे तो ध्यान लगाने से तनाव वगैरह भी हमारा थोड़ा दूर होता है और हमें मानसिक शांति मिलती है। तो ये तो हुई आसनों की बात कि कौन से आसन करके हम फिट रह सकते हैं इस अवस्था में भी। तो बात करते हैं प्राणायाम की कि कौन से प्राणायाम करें जो हमें फिट एंड फाइन रखें। तो सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए सीधा बैठें, लंबा श्वास लें और लंबा श्वास छोड़ दें। शुरुआत में ये गति बड़ी फायदेमंद रहेगी। इस अवस्था में धीरे धीरे अपनी क्षमता से आप अपनी गति बढ़ा सकते हैं। तो करके देखते हैं। लंबा श्वास लें, छोड़ दें। यही आप 5 से 7 बार करें। ये सबसे कम गति वाला भस्त्रिका प्राणायाम है। इसके बाद मध्यम गति और तीव्र गति, ये 2 गतियां हैं जो आपको मैं लिंक इसका भी दे दूंगी कि कैसे आप अपनी गति बढ़ा सकते हैं। अगला प्राणायाम हम करते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में श्वास लेती हैं, बिल्कुल हल्के से श्वास ली जाती है, लेकिन नाक से तेज श्वास को झटके से बाहर छोड़ा जाता है और पेट को अंदर खींचा जाता है। तो ये भी करके देखते हैं। कपालभाति को इस अवस्था में कभी भी तेज ना करें।
1 सेकंड में 1 स्ट्रोक करें, ये बड़ा फायदेमंद है। जैसे मैं आपको बताती हूँ 1 सेकंड में धीमी गति से करें, तेज गति से करें, फायदा दोनों में ही है। तेज गति से करने में सांस आपकी फूल सकती है, अगर बीपी पेशेंट है तो नुकसान हो सकता है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी दिक्कत आ सकती है। तो धीमी गति से 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक वाला करें तो ज्यादा फायदा होगा। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम के लिए एक तरफ से श्वास लें, फिर नाक को बंद करें, दूसरी तरफ से श्वास को छोड़ दें। अब वापस यहीं से श्वास लेना है, इधर से वापस बंद करेंगे और दूसरी तरफ से श्वास को छोड़ दें। ये आपके पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है और जो भी दिक्कत है, समस्या है शरीर के सभी अंगों की, वो धीरे धीरे ये प्राणायाम आपकी दूर करता है। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम दोनों हाथों से उंगलियों से कान बंद करें, लंबा गहरा श्वास नाक से लेते हुए भौंकड़े का म का साउंड करते हुए श्वास को छोड़ देंगे। करके देखते हैं। भ्रामरी की बात करते हैं उद्गीत प्राणायाम। ओम का उच्चारण, सीधा बैठ के लंबा गहरा श्वास लेके फिर करेंगे ओ। ये 5 प्राणायाम करके आप हमेशा फिट एंड फाइन रहेंगे, आपकी सभी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। 5 प्राणायाम करते वक्त कमर सीधी रहना जरूरी है, इसलिए आसन का चुनाव आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, या तो नीचे दीवार का सहारा लेके बैठ के करें या आप चेयर पे भी बैठ के इसे कर सकते हैं। कोशिश करें कमर सीधी ही रखें। प्राणायाम की संख्या आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, शुरुआत में 3 बार, फिर 5 बार, फिर 10 बार, तो ये आप अपने हिसाब से तय करें। भ्रामरी, उद्गीत, अनुलोम विलोम ये हमें मानसिक शांति तो देते ही हैं, तनाव को भी दूर करते हैं, तो इनका अभ्यास आप ज्यादा करें। अगर आपको बीपी से रिलेटेड समस्या है या बीपी की प्रॉब्लम है तो आप 10-10 मिनट, 15 मिनट या उससे भी ज्यादा आप ये प्राणायाम कर सकते हैं। तो जो सालों पुरानी अगर आपको कोई समस्या है तो वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो इन प्राणायामों के बाद हम बात करते हैं कि हल्का फुल्का इस अवस्था में खान पान पे क्या ध्यान रखें। इस अवस्था में डाइजेशन स्लो हो जाता है, तो कोई भी गरिष्ठ भोजन आप ना लें। ज्यादा ऑयली, जंक फूड, ज्यादा स्पाइसी, मीठा, तीखा, तला भुना, इन खानों को आप अवॉइड करें या इनसे परहेज करें, इनको आप यूज में ना लें। लिक्विड डाइट भी ले सकते हैं आप, पानी थोड़ा ज्यादा लें, गुनगुना पानी लें तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इस अवस्था में जोड़ों में दर्द होता है, डाइजेशन भी स्लो होता है। तो गुनगुना पानी आप लें। अपने दिन भर के उपयोग का 75% आप पानी गुनगुना ही लें, जिससे आपकी बाकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। गैस, कॉन्स्टिपेशन, खाना ना पचना, पेट में मरोड़ होना, ये सारी दिक्कतें आप गुनगुना पानी पिएंगे तो दूर होंगी। हल्दी वाला गर्म दूध लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैल्शियम इस अवस्था में कम होता है। तो रात को सोने से पहले गर्म दूध ले और हल्दी मिलाकर ले। हल्दी एक तरह की एंटीबायोटिक है, तो जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है और छोटी मोटी बीमारियों से भी हमें दूर रखती है। खाना सोने से 2-3 घंटे पहले ले, खाना खूब चबा चबा के ले। रात को हल्का खाना खाएं, हल्का भोजन ले जो कि डाइजेशन में आपको फायदेमंद रहे। तो ये कुछ हल्के फुल्के खाने से रिलेटेड मैंने बताया है। आप अपने भोजन में सलाद भी शामिल कर सकते हैं, जो भी सीजनल फ्रूट है वो ले सकते हैं। अगर आप फ्रूट खा सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप जूस भी ले सकते हैं। तो ये आप अपने भोजन में शामिल करें। इस अवस्था में मसाज भी बहुत अच्छा रहता है, फायदा करता है। तो मसाज आप कर सकते हैं, या तो आप करवा सकते हैं या कर सकते हैं। नहीं, अगर आप कर सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं तो आप क्या करें, सुबह जब उठें तो अपने हाथों को ऐसे रब करें, दोनों हाथों को, पूरे शरीर को, पैरों को। इससे क्या होगा कि जो सुन्नपन है, जो कई बुजुर्गों में देखने में आता है कि सुबह उठते ही उनके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, तो रब थेरेपी या जो मसाज हम करते हैं, इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और सुन्नपन दूर होता है। तो ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा म्यूजिक सुने, अच्छे अपने पसंद का कुछ काम करें, हल्का फुल्का घूमना बहुत फायदेमंद रहता है।
जो भी इस समय आप फ्री समय में अपने शौक पूरे कर सकते हैं वो करें। कुछ अच्छा पढ़ें, पॉजिटिव थॉट वाली बुक्स पढ़ सकते हैं, पॉजिटिव थॉट आप सुन सकते हैं। हास्य योग भी बहुत अच्छा रहता है, तो मिलके अपने दोस्तों के साथ हास्य योग करें, इससे भी आपको बड़ा फायदा होगा और आपका शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो इस अवस्था में भी हम फिट एंड फाइन कैसे रहें, ये आज मैंने सारा इस आपके वीडियो में बताया है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और वो भी फिट एंड फाइन रहे, ना उन्हें कोई स्ट्रेस हो, ना ही कोई उन्हें बीमारी लगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। और एक जरूरी बात ये कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएगी, नहीं तो नहीं मिल पाएगी। तो चलते हैं और वापस मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।